नमस्कार छात्रों। आज 10वीं कक्षा के पाठ 5 क्षेत्रमिति में हम शंकु के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने जो 10वीं कक्षा का था उसमें हमने बेलन के बारे में आपको बताया था और बेलन के बाद शंकु का क्रम आता है। आज शंकु के बारे में, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है, ऊंचाई कैसी होती है, इसके बारे में आज हमारे साथ हमारे साथी हैं श्री संजय तिवारी सर। वो आपके सामने शंकु के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपके सामने बताएंगे और सवालों को हल करके आपको दिखाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रमिति के अंतर्गत शंकु एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यांश है। शंकु क्या होता है, इसके बारे में समझना, इस आकृति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कि हमने यह एक समकोण त्रिभुज लिया है। इस समकोण त्रिभुज की ये दो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। इस समकोण भुजा बनाने वाली भुजाओं में से किसी भी हम एक को अक्ष मान लें और उसको इस तरह से उसके परितः चारों ओर घुमाएं 360 डिग्री से, तो इस प्रकार जो ठोस आकृति निर्मित होगी उसे हम लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। फिर से मैं एक बार आपको दोहराना चाहूँगा क्योंकि यही शंकु की परिभाषा भी है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली किन्हीं दो भुजाओं में से किसी एक भुजा को अक्ष मानकर यदि उसके परितः इस प्रकार उसे चारों ओर घुमाया जाए तो जो ठोस आकृति निर्मित होती है उसे हम शंकु कहते हैं। इसको हम शंकु शब्द का ही प्रयोग करते हैं, वैसे इसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। इससे जो ठोस आकृति निर्मित होगी बच्चों, वह ठोस आकृति इस प्रकार की निर्मित होगी। यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इसका जो आधार है ये वृत्ताकार होता है। यदि आप इस तरह से अनुप्रस्थ काट इसकी काटेंगे तो वृत्त के आकार की काट इसमें होगी। अब इसमें जो पिछले बेलन के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने केवल ऊंचाई और त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, लेकिन शंकु में एक और नई अवधारणा भी है जिसे आपको समझना है। मान लीजिए जो ये समकोण त्रिभुज हमने लिया था, इस समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण है इसको शंकु में हम एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल सीधी जो लंब है इस समकोण त्रिभुज का उसे हम ऊंचाई कहते हैं और निचली जो भुजा है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार यदि शंकु की आकृति में आप देखना चाहेंगे तो शंकु की आकृति में यहाँ ये जो तिरछी ऊंचाई है ये एल है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है और जो इसका केंद्र है उसके केंद्र से इसके शीर्ष तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं ऊंचाई h। इसे हम सिर्फ ऊंचाई कहते हैं और जबकि l को हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं। छात्रों, जैसा आप देखेंगे, इसको बनाए रहेंगे संजय जी, ये आपके सामने शंकु का चित्र है और ये सामने आपको मैंने एक समकोण त्रिभुज के आकार के कागज़ का काटा हुआ है, कायताकार त्रिभुजाकार टुकड़ा है। इन दोनों में देखेंगे कि ये जो संजय जी ने जैसे आपसे कहा कि जिस पे मैं हाथ लगा रहा हूँ यह इसकी तिर्यक ऊंचाई है और यहाँ पे ये जो पोर्शन आएगा यह इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। और नीचे का जो आधार है, आधार जैसा संजय जी ने कहा आपसे कि वृत्ताकार क्षेत्रफल होता है, इसको वृत्ताकार क्षेत्र का कहते हैं। और यहाँ पे नीचे जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ इस लाल कागज़ के टुकड़े में, यह इसकी त्रिज्या कहलाती है। और जैसा संजय जी ने कहा कि इसके लंब अर्थात ऊंचाई को मान के, जैसा कि एक चित्र आप देखें सामने जहाँ पकड़ा हुआ है हाथ से, और इस अक्ष के, ये पूरा इसका अक्ष कहलाता है, इस अक्ष को पकड़ के यदि हम तेज़ी से घुमाएं, इस तरीके से यदि हम तेज़ी से घुमाएं तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसा कि सर ने पकड़ा हुआ है शंकु को, इस शंकु की एक काल्पनिक आकृति आपके सामने प्राप्त होती चली जाएगी। जब इसको तेज़ी से ऐसे घुमाएंगे तो जो दोनों हाथों से जिस जगह को मैंने पकड़ के रखा हुआ है इस वाली जगह, यह शंकु की ऊंचाई कहलाती है। और जैसा देख रहे हैं आधार के अनुसार ये घूम रहा है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो तिकोना आप दिख रहे हैं और यहाँ पे ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इस प्रकार हम शंकु को परिभाषित करते हैं। और बच्चों,
शंकु की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम कुछ और चित्रों की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि वास्तव में शंक्वाकार आकृतियाँ जो हमारे दैनिक जीवन में देखने में आती हैं। आपने भी बच्चों बहुत सारी आकृतियाँ देखी होंगी। आइए इसी प्रकार की कुछ आकृतियाँ देखते हैं जिससे कि शंकु की जो अवधारणा है वो और अधिक स्पष्ट आपके मस्तिष्क में हो जाए। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस जो एक बीच में कोन रखती है उसको भी हम कोन कहते हैं, और ये एक शंक्वाकार आकृति है। आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा। लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी का कोन भी वह अच्छी तरह से जानती होंगी। ये शंकु की एक आकृति है। इस प्रकार की आकृतियों से आप दिनों दिन परिचित होंगे और आपने देखा होगा, इससे स्पष्ट होगा कि शंकु की वास्तव में क्या अवधारणा है, ये आपके समक्ष ज्ञात होगी। तो छात्रों, जैसा कि आपको संजय जी ने कहा कि हमारी बहनें रक्षाबंधन या अन्य त्योहारों में जो दुकानों में कोन मिलते हैं या कोन बना के जो लगाती हैं, मेहंदी हाथों में लगाती हैं, तो जिसमें मेहंदी भरी जाती है तो वह जो है वह भी एक शंकु या कोन की आकृति का होता है। मूंगफली हम लोग खाते हैं, जो मूंगफली वाला मूंगफली बेचता है और जो जिस इस कागज़ की आकृति में बेचता है वह एक प्रकार की आकृति शंकु के आकार की होती है, जिसको कि हम कोन भी कहते हैं। और इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा कि तिर्यक ऊंचाई और इसके आधार के क्षेत्रफल के बारे में बताया, और इससे संबंधित कुछ और संजय जी आपके सामने उदाहरण लेके आए हैं। आप देखें स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, हमने एक और ये उदाहरण, ये आप कई बार नदी के किनारे गए होंगे या आपने रेत में जब अच्छे अच्छे सुंदर पत्थर बीनने आप जाते हैं तो उनके साथ आपको ये शंख के रूप भी आपको दिखाई देते हैं। बड़ा शंख जिसको आप पूजा या आरती करते समय बजाते हैं वह शंख हुआ। ये उसकी ये छोटी आकृतियाँ हुई, ये भी शंक्वाकार आकृतियाँ ही कहलाती हैं। तो इस प्रकार अब आपके मस्तिष्क में ये अवधारणा स्पष्ट हुई होगी कि शंक्वाकार आकृतियाँ, ऐसी आकृति जो शंकु के आकार की होती हैं, वे कैसी होती हैं, और हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सी आकृतियाँ देखने को हमें मिलती हैं। ये नदी में आपको इस तरह के शंख दिखाई देते हैं। बड़े बड़े शंख जो आप आरती के समय बजाते हैं वे भी शंक्वाकार आकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि जब कोई कारीगर दीवार बनाता है तो वो दीवार को आपने देखा होगा बार बार एक शंकु के आकार का, जिसको वो गोला कहता है कि दीवार गोले में है कि नहीं, वो नापता है कि दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है कि नहीं। तो उसमें भी वह जो निचला सिरा उपयोग करता है वो भी शंकु के आकार का होता है। साहुल सूत्र कहा जाता है इसको शायद जी, उसमें इसकी भाषा में। छात्रों, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो शंक्वाकार आकृति है, इसमें कि ऊपर की जो आकृति है वो शंकु के आकार की है, और यह आपको मैंने उदाहरण के तौर पे पेश किया था, इसमें दिखाया था। नीचे की आकृति ये एक अलग तरीके की है, इसको हम वृत्ताकार इसको होना चाहिए था। आपको समझाने के लिए हमने बताया कि एक सामान्य शंकु की आकृति जिसका कि ऊपर का जो आकार है वह शंकु के आकार का दिखाई देता है। और ध्यान रखिएगा कि जो नीचे की आकृति होती है शंकु की वह वृत्ताकार होती है, और जैसा कि हम बेलन में जैसा आधार होता है उसी प्रकार शंकु के नीचे का भी जो आधार होता है वह बेलन के आधार जो वृत्ताकार आकार का क्षेत्रफल होता है उसी के अनुसार हम इसको लेते हैं। अब संजय जी आपको आगे चित्र के माध्यम से बताएंगे कि हम इसके आधार, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हम किस प्रकार निकालते हैं और ज्ञात करते हैं। जैसा कि बच्चों सबसे पहले जब हमने बताया था कि ये समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी भुजाओं को हम अक्ष मानकर और किस तरह से घुमाकर हम शंकु बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों भुजाओं में से कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा हमें मालूम हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस के प्रयोग करके प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है जो समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है उसे हम L कहते हैं, H ऊंचाई और R त्रिज्या। तो इस प्रकार यदि हम इसमें समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करें तो वह होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी यहाँ पर यदि हम
इसको गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। यहाँ पर एल तिर्यक ऊंचाई है, एच शंकु की ऊंचाई है और आर त्रिज्या है। मतलब तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर त्रिज्या का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अर्थात शंकु की कोई भी दो भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा हम इस सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा सूत्र होता है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ कहलाता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनको मैं आपके सामने थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा। बच्चों, यदि हम ये उदाहरण देखते हैं, जैसा कि ये हमने आपको एक मॉडल बताया था शंकु का, वक्रपृष्ठ की यदि आप बात करते हैं तो वक्रपृष्ठ का अर्थ होता है कि इस तरफ ये चारों ओर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसका पूरे का क्षेत्रफल जो होगा वह कहलाएगा शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हम इस क्षेत्रफल में शंकु का जो आधार है उस वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तब हम इसको कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जहाँ तक आयतन की बात है तो बच्चों, यदि मान लीजिए इस शंकु के अंदर हम कोई चीज़ भर दें या जितनी इसके अंदर हवा है उसका जितना आयतन है वह शंकु का आयतन कहलाता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। यही प्रमुख सूत्र शंकु के हैं। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाता है। एक बार और आप ये सूत्रों को देख लें अपने स्क्रीन पर। तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, मतलब एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए अब हम कुछ सवाल यहाँ पर देखते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है यहाँ पर मैंने आपके लिए लिया है, एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर दी हुई है। शंकु में सबसे पहले आप एक रेखा चित्र बनाइए। रेखा चित्र में क्या क्या चीज़ आपको कहाँ दी गई है उसका आप वर्णन कीजिए। जैसे शंकु की त्रिज्या आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ये होती है r। ये आपको r बराबर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। इसके उपरांत ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको l नहीं दिया गया है, तो वक्रपृष्ठ हम किस प्रकार याद करेंगे? पहले हमें l अर्थात तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास सूत्र है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है हमारे पास 15 का स्क्वायर धन आर का मान है हमारे पास 8 इसका स्क्वायर। जब हम वर्ग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 225 धन 64 और 225 और 64 का जब हम योग करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 289। लेकिन ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है एल स्क्वायर के बराबर, तो एल की वैल्यू हमको प्राप्त होगी √289 यानी 289 का वर्गमूल हमें लेना है। तो 289 का वर्गमूल हमको प्राप्त होगा 17 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या ज्ञात हो गया? एल बराबर 17 सेंटीमीटर हमें ज्ञात हुआ। लेकिन हमको ज्ञात करना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखना है। शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र जैसे अभी हमने आपको लिख के बताया था पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू जो अभी हमने निकाली 17 सेंटीमीटर। इनको यदि हम हल करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 211.2 और इससे हम भाग देंगे इसमें 7 का, तो हमें प्राप्त होगा 301.7। 2112 में 7 से भाग देंगे तो 301.7। लेकिन हमको ये काहे में लिखना है? ये वक्रपृष्ठ है, इसलिए वक्रपृष्ठ को हम लिखते हैं हमेशा किस इकाई में बच्चों?
वर्ग सेंटीमीटर। और जब आपको यदि आयतन निकालना होगा तो आपको लिखेंगे घन सेंटीमीटर या घन मीटर। इकाई लिखना इसकी बहुत आवश्यक है। छात्रों, जैसा संजय जी ने आपको प्रश्न किया था, एक शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब आप सवाल करेंगे तो एक रेखा चित्र बनाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। रेखा चित्र बनाने के बाद सबसे पहले आप दिमाग में डालेंगे कि वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, प्रश्न में जो आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और छात्रों इसमें प्रश्न में ऊंचाई दी हुई है। आप देख रहे हैं कि ऊंचाई जो h लिखी है वह 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और जब हम वक्र पृष्ठ के फार्मूले की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे, आपने किताब में पढ़ा भी है, अभी समझाया भी गया कि वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वह पाई आर एल होता है। अर्थात इस प्रश्न में एल नहीं दिया हुआ है। तो आप समझ गए हैं कि क्या करना है, कि जब पैथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे, दोहरा देना इसको। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप देखेंगे, आपने जैसा कि दिख रहा है आपको कि आपने h की जगह आपने लिखा 15 का स्क्वायर और r की जगह 8 का स्क्वायर। जब इसको हल किया तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 289, और जब आपने इसका वर्गमूल लिया तो वर्गमूल होके आता है इसका 17 आता है। एल का मान जब 17 निकल गया तो आपके पास छात्रों फार्मूला लिखा हुआ है कि वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। बस क्या करना है, आर की जगह आर का मान, एल की जगह एल का मान। यदि आप चाहें तो पाई का मान रखें, चाहें तो पाई का मान नहीं रखें, ये आप पे निर्भर करता है। और इसका आपके उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आप जो उत्तर निकल के आता है, चूँकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता है, इसीलिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी जो इकाई होगी वह वर्ग सेंटीमीटर में होगी। तो आपने देखा पाई की जगह 22/7 रखा हुआ है, स्क्रीन पे देखें, आर की जगह 8 और एल की जगह 17। और छात्रों इसको हल करने पे आया हुआ है 427.43 वर्ग सेंटीमीटर। इसका ये सही हल आपको दिख रहा है अभी, और इसको आप चाहें तो नोट कर लें। संजय जी, इसको अगला प्रश्न करके बताएं छात्रों को। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग मीटर और वक्र पृष्ठ 15 पाई वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। छात्रों, इस सवाल को करने से पहले हम आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसमें जो प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, प्रश्नावली का प्रश्न है, इसमें एक विशेष बात यह है कि 9 पाई का उपयोग किया गया है और वक्र पृष्ठ में 15 पाई का उपयोग किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो हम सूत्र रखते हैं उनमें भी पाई का मान होता है, और पाई का पाई से कट जाता है और सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए संजय जी आपको करके बता रहे हैं। बच्चों, इस सवाल में हमको दिया है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग मीटर तथा वक्र पृष्ठ 15 पाई वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो जैसा कि आप जानते हैं शंकु का आधार क्या होता है, शंकु का आधार होता है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये हमको कितना दिया है 9 पाई। पाई से हम पाई को कैंसिल कर देंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह 9, तो आर बराबर 3। ये हमारे पास आर का मान ज्ञात हो गया। अब इसके उपरांत हमको इस सवाल में देखिए आप वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 15 पाई वर्ग मीटर, इसका हमें उपयोग करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है C बराबर पाई आर एल। C का मान हमारे पास 15 पाई है, इसको हम सूत्र के बराबर लिखेंगे पाई। आर का मान अभी हमने ज्ञात किया था 3, और एल का मान हमारे पास नहीं है, एल का मान हमें ज्ञात करना है। पाई से हमने पाई को कैंसिल किया, 15/3 बराबर एल, तो एल बराबर प्राप्त हुआ
3 से हमने 15 को कैंसिल कर दिया, L बराबर 5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ। अब बच्चों हमको लेकिन सवाल में क्या दिया था, देखिए एक बार पुनः, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु के आयतन का सूत्र V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। बच्चों आप एक बात यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास h दिया हुआ है, परंतु अभी हमने क्या निकाला है, r निकाला पिछली स्टेप में। r का मान हमने निकाला 3, l का मान निकाला हमने 5, हमने h का मान हमको यहाँ पर रखना है और r और l का मान नहीं रखना है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र, ये सूत्र L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इससे हमको h का मान निकालना होगा। फिर हम h का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए h का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद मैं पुनः इस पूरे सवाल को आपके समक्ष दोहराऊंगा। यदि हमें h का मान ज्ञात करना है तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। L का मान है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमें प्राप्त होगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 को हमने घटाया तो 16, लेकिन ये वैल्यू काई की आ रही है हमारे पास h स्क्वायर, इसलिए h बराबर √16, यानी h का मान हमको प्राप्त हुआ 4। प्लस माइनस हम इसमें इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस में कोई दूरी नहीं हो सकती है। अब h का मान हमारे पास 4 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम सीधे आयतन का सूत्र रखकर और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हमारे पास आयतन का सूत्र क्या होता है, V बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें हम मान रखेंगे 1/3, पाई का मान हम नहीं रखते क्योंकि सवाल में भी पाई का मान नहीं रखा था। r का मान 3 और h का मान जो अभी हमने ज्ञात किया 4, 1/3 पाई 3 की घात 2 अर्थात 3 का गुणा 3 में 9 और 4। 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हमको प्राप्त हुआ 12 पाई घन सेंटीमीटर। तो उत्तर हमारा हुआ, उत्तर पूरा पूरा हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, शंकु का आयतन बराबर 12 पाई घन सेंटीमीटर। छात्रों, जैसा कि संजय जी ने आपके सामने सवाल किया और सवाल को आप फिर से पृष्ठ पे देखें अपने स्क्रीन पे। छात्रों, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 9 पाए और इसका वक्र पृष्ठ 15 पाए है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने सवाल पूरा हल किया हुआ देखा आपने, तो इसमें विशेष बात यह है सवाल में कि बाकी आप प्रश्न देखेंगे किताब के पाठ्य पुस्तक में, कहीं उसमें 15 पाई या 9 पाई का उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो पहला सवाल है इस तरीके का, उसमें 9 पाई का उल्लेख किया गया है। इसलिए किया गया है ताकि सवाल आसानी से हल हो सके। आपने देखा सबसे पहले आपने आधार का क्षेत्रफल जो पाई r स्क्वायर होता है उसको बराबर 15 पाई के लिखा, और हल करने पे आपने r का जो मान है वह 3 निकला। और इसी प्रकार वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है 15 पाई दिया हुआ था, और आपने वक्र पृष्ठ की जगह उसका सूत्र रखा और हल करने पे जो L का मान है वह 5 निकल के आया। छात्रों, इसके बाद जैसा कि बताया गया था कि L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और हम देखेंगे कि h स्क्वायर बराबर यदि हम रखें तो वह L स्क्वायर माइनस हो जाता है r स्क्वायर। और जब हम h स्क्वायर बराबर L की जगह हमने रखा 5 का स्क्वायर और r की जगह हमने लिखा 3 का स्क्वायर, तो देखा छात्रों L स्क्वायर बराबर होता है 16, 16 का वर्गमूल लेंगे,
वह 4 आता है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि वर्गमूल के बाद जो हल होता है वह +-4 होना चाहिए, पर आप जानते हैं कि कभी भी ऊंचाई या दूरी या आयु ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने h का मान -4 लिया हुआ है। h का मान छात्रों इसलिए भी निकालना आवश्यक था क्योंकि आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ पे r और h के मान आएंगे और हमने r और h के मान को रखा और अंत में हमने इसका जो अंतिम आंसर है वो हमने ज्ञात किया। इस प्रकार छात्रों हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संजय जी से हम निवेदन करेंगे कि वह अगले प्रश्न को करके दिखाएंगे। बच्चों, अब जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये आप देखिए। ये बच्चों हमने सबसे पहले एक घन बनाया। इस घन के अंदर उन्होंने कहा है कि बड़े से बड़ा शंकु जो ले सकते हैं। मान लीजिए ये एक शंकु है जो इस घन के अंदर से काटा जा सकता है। ये बड़े से बड़ा शंकु है और इस घन की प्रत्येक भुजा हमको दी हुई है कितनी? 3 सेंटीमीटर। प्रश्न को फिर से ठीक से समझ लीजिए। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी हो। ये एक घन है, उसमें से जो बड़ा से बड़ा शंकु काटा जा सकता है वो हमने ये काट लिया। इस घन की प्रत्येक भुजा है 3 सेंटीमीटर। अब इस शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये आप देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शंकु का जो व्यास है वो कितना होगा। ये शंकु का पूरा व्यास है और यहाँ पर हमको भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का व्यास है 3 सेंटीमीटर। बच्चों, आप जानते हैं कि व्यास त्रिज्या से दुगना होता है, इसलिए यदि हम शंकु की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हमें प्राप्त होगी 3/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार शंकु की ऊंचाई, लिख दो सीधे। शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त होगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी इसकी भुजा केवल 3 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमको ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों? शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं और अभी हमने आपको पिछले सवाल में भी बताया था। शंकु के आयतन का सूत्र होता है V बराबर 1/3 पाई r² h। अब इसमें हम सारे मान रखेंगे। 1/3 पाई का मान पाई रहने दीजिए या रख दीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्रकार से आपका सवाल सही होगा। r का मान है हमारे पास 3/2, r का स्क्वायर है इसलिए हमने इसकी घात 2 लगा दी और h का मान है हमारे पास 3। 1/3 पाई 3/2 का घात 2 है इसलिए इसको हम 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, और गुणा 3 से आप 3 को एक बार कैंसिल कर दीजिए तो हमको प्राप्त होगा 9/4 पाई घन सेंटीमीटर। यदि आप इसमें पाई का मान रखना चाहेंगे तो पाई का मान रख के भी आप कर सकते हैं। इसको पाई का मान रखेंगे या अथवा तो 9/4 और पाई का मान हम रख देंगे 22/7, तो हमको ये प्राप्त होगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 11 प्राप्त होगा और जब आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 99/14 अर्थात 7.07 घन सेंटीमीटर। तो दोनों प्रकार से आप उत्तर कर सकते हैं। आपका ये उत्तर भी सही है और आपका ये उत्तर भी सही है। इस सवाल में बच्चों मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि
रेखा चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रेखा चित्र अवश्य बनाएं, तभी ये सवाल पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है। छात्रों जैसा कि संजय जी ने बताया छात्रों, यह प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है और इसमें इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है, परीक्षा की दृष्टि से इसलिए उपयोगी है कि इसमें दो ज्ञान का अर्थ निकलता है कि छात्रों को घन का भी पता चल जाता है और उनको शंकु के बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों, प्रश्न है कि उस बड़े से एक घन दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है और उस घन में से छात्रों हमको एक बड़े से बड़ा शंकु निकालना है। क्या मैंने कहा? बड़े से बड़ा शंकु निकालना है। जब छात्रों हम बड़े से बड़ा शंकु निकालेंगे तो जैसे कि आप किसी बढ़ई के पास जाइए और एक घन के आकार का आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, तो वह ध्यान रखिएगा कि उससे कहिएगा कि शंकु निकाल के बताइए, तो वह किनारे की जो कोरें होती हैं उसको केवल थोड़ा सा वो छील देता है और छील देगा तो आप देखेंगे कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसकी, और जो आधार का जो पूरा जो गोल की आकृति है वह थोड़ा सा छांटने भर से ही वह गोल की आकृति हो जाती है। एक विशेष बात इसमें यह होती है इसमें कि जो आधार का व्यास है और जो घन की कोर है वह व्यास घन की कोर के बराबर रहती है और जो घन की ऊंचाई है वह शंकु की ऊंचाई के बराबर रहती है। इसीलिए जब हम शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं तो चूंकि कोर 3 सेंटीमीटर की है, इसीलिए उसकी त्रिज्या r हम लेंगे 3/2 लेंगे। यहाँ पे भाग मत दीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेटर से अलाउ नहीं है और प्रश्न आपका क्लिष्ट हो जाएगा। और जो ऊंचाई h है वह घन के कोर 3 सेंटीमीटर के बराबर लीजिएगा और आप जैसा सर ने बताया आप उस सूत्र में मान रखेंगे एक एक करके और बड़ी आसानी से कट जाएगा और आप उसके आयतन का मान निकाल सकते हैं। छात्रों, और आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों हमने लिया है, एक शंकु की त्रिज्या एवं तिर्यक ऊंचाई में 4 और 7 का अनुपात है, 4:7 है। यदि वक्रपृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः प्रश्न देख लें। एक शंकु की त्रिज्या एवं तिर्यक ऊंचाई में 4 और 7 का अनुपात है। यदि वक्रपृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, इस सवाल में हमको स्पष्ट रूप से त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें इसमें एक अनुपात दिया गया है। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए बच्चों, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, तो त्रिज्या को हम लिखते हैं r और तिर्यक ऊंचाई को हम बताते हैं बच्चों l से। तो इन दोनों में हमें अनुपात कितना दिया है? 4/7। तो बच्चों हमने मान लिया कि r जो है वो है 4k, यहाँ पर k को कोई भी एक स्थिरांक ले लिया, और l बराबर है 7k। इस प्रकार से सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आगे आप देखिए, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है c बराबर पाई r l। c का मान हमको दिया है 792, पाई का मान होता है बच्चों 22/7, r का मान जैसे कि देखा हमने माना है 4k और l का मान माना है 7k। तो इस प्रकार ये हमको प्राप्त हुआ 792 बराबर k और k का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा k स्क्वायर। 7 से 7 को हम कैंसिल कर देंगे और तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 88k स्क्वायर। और यदि हम k स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 792/88। और 88 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये भाग आपका जाएगा 9 बार, अर्थात k स्क्वायर बराबर 9। तो k बराबर हमको प्राप्त हुआ वर्गमूल 9 अर्थात 3। k का मान जो हमें 3 प्राप्त हो गया, उस मान से हम बाकी मान ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या के भी और तिर्यक ऊंचाई के भी। लेकिन हमें सवाल में केवल शंकु की त्रिज्या पूछी गई है। तो शंकु की त्रिज्या हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? शंकु की त्रिज्या हमने मानी थी r बराबर 3k।
आर का मान हमने माना था 4k, 4k इंटू 4 और k का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है 3, तो ये प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर। हम चाहें तो त्रिज्या ऊंचाई का भी मान इससे ज्ञात कर सकते हैं, 7 का 3 में गुणा करके 21 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे सवाल में केवल उन्होंने त्रिज्या ही मांगी है, इसलिए हमने 4 की त्रिज्या मांगी थी और k की जगह हमने 3 मान रख दिया जो अभी हमें प्राप्त हुआ और 4 का 3 से गुणा किया तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हुई। तो हमको इस प्रकार उत्तर क्या प्राप्त हुआ बच्चों? उत्तर इस सवाल का हमें प्राप्त हुआ r बराबर या त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। छात्रों, ये जो संजय जी ने सवाल आपके सामने करके दिया, ये प्रश्नावली का 9वां सवाल है छात्रों। 5.3 प्रश्नावली का जो शंकु का पाठ 10वीं कक्षा का चल रहा है, उसका ये 9वां सवाल है। छात्रों, इसमें अनुपात समानुपात के नियमों का थोड़ा सा ध्यान रखा गया सवाल, इसीलिए विशेष उपयोगी हो जाता है। जैसा कि प्रश्न है, आपने देखा, प्रश्न लिखा भी है, किताब आप लाए भी होंगे कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में, पहले छात्रों त्रिज्या के बारे में बोला है और फिर तिर्यक ऊंचाई के बारे में बोला है और अनुपात दिया है 4:7। आपने 2.4 और 2.5 प्रश्नावली के सवाल हल किए होंगे। जब हम जानते हैं कि जब इस प्रकार की जो अनुपातिक राशियां दी हुई होती हैं तो हम माना, जैसा कि बताया सर ने, कि माना की त्रिज्या बराबर 4k और तिर्यक ऊंचाई बराबर 7k मान लेंगे। आप चाहें तो उसकी जगह x भी मान सकते हैं। माना कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 4x और 7x है और जैसा कि वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/l, उसमें हमने मान रखा इसके, जैसे कि दिए हुए गए मान थे, और मान रखने के बाद जो k का मान वह 3 आया, आपने देखा होगा। और k का मान जब 3 आया तो प्रश्न में पूछा गया है कि केवल त्रिज्या की मान ज्ञात कीजिए। छात्रों, जैसा प्रश्न की प्रारंभिक अवस्था में हमने देखा था कि त्रिज्या हमने इसको 4k माना हुआ है और जो तिर्यक ऊंचाई है वह 7k मानी है। हमको बस करना क्या है, k का मान 3 आ गया है और इस 3 को, जहां हमने त्रिज्या बराबर 4k मानी थी, k की जगह हम 3 रख देंगे। त्रिज्या बराबर 4 थी, अब 12 आ गया। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि इसकी हम इकाई क्या लिखेंगे। इकाई के लिए आप वापस प्रश्न में जाएंगे। प्रश्न में जाके आप देखेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ के बारे में लिखा था कि इसका वक्र पृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर था, इसलिए वहाँ पे आप इकाई जाके देखें कि सेंटीमीटर के बारे में चर्चा की हुई है, अर्थात इसकी त्रिज्या है वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। छात्रों, एक मैं आपको विशेष बताता हूँ, इकाई प्रश्न में ही दी रहती है किसी न किसी रूप में, इसीलिए आप इकाई का अवश्य उल्लेख किया करें उत्तर में। यदि आप इकाई का उल्लेख नहीं करेंगे तो शिक्षक जो जांच करता है वह आपके 1 से 1.5 नंबर तक भी काट सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न सही होते हुए भी हमारा प्रश्न पूरी तरह सही होना चाहिए, इसलिए इकाई का अवश्य उल्लेख करें। तो छात्रों, आज आपने शंकु के बारे में, उसके पूरे ज्ञानात्मक बारे में, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, शीर्ष लंब और उसकी ऊंचाई किस तरीके से हम देखते हैं, ज्ञात करते हैं, संजय जी ने चर्चा की और इसके कुछ प्रमुख प्रश्नों को आपके सामने हल करके दिखाया। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे और अगली जो 10वीं कक्षा होगी उसमें हम बेलन के बारे में चर्चा करेंगे, माफ़ कीजिए, गोला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में हेमिस्फीयर कहते हैं। और आप थोड़ा सा ज़रूर इसके बारे में घर से पढ़ के आइएगा और फिर हम और आप मिलके गोले के बारे में विभिन्न पहलू में चर्चा करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। आज के पाठ में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।